हाय एवरीवन, आई एम बनीता मोहंती और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक जो है ये यूनिट 8 को बिलोंग करता है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर के सारे टॉपिक्स हैं। और इसमें हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आज एंटीपैटर्न हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंटीपैटर्न हेमरेज क्या है ना। एंटीपैटर्न हेमरेज इज डिफाइंड एज ए ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। इसका मतलब होता है अगर किसी भी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते के बाद किसी भी प्रकार का वेजाइनल ब्लीडिंग होता है या डिलीवरी होने से पहले किसी भी प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एंटीपैटर्न हेमरेज के नाम से जानते हैं। देखिए, हम SBA गाइडलाइन अगर देखेंगे तो SBA गाइडलाइन में ये 20 वीक्स लिखा है कि अगर 20 वीक्स के बाद किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसको एंटीपैटर्न हेमरेज के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो न्यू एबॉर्शन गाइडलाइन है उसमें एबॉर्शन की समय सीमा को 24 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है, इसीलिए 24 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको अब एंटीपैटर्न हेमरेज के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। अगर आप बुक्स देखेंगे, DC दत्ता है, माइल्स है और एनमा जैकब है, इस सारे बुक्स में आपको 24 वीक्स लिखा हुआ मिलेगा कि 24 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको हम एंटीपैटर्न हेमरेज कहते हैं। थोड़ा सा ये आपको बुक वाइज डिफ़र कर सकता है, लेकिन द करेक्ट वन इज़ 24 वीक्स के बाद अगर किसी भी प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग किसी महिला को होता है तो उसको हम एंटीपैटर्न हेमरेज कहते हैं। इसके बाद चलिए जानते हैं कि एंटीपैटर्न हेमरेज के कारण क्या है, यानी किन कारण की वजह से एंटीपैटर्न हेमरेज होता है। देखिए, 70% कारण जो है उसका प्लासेंटा प्रीविया और एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा रहता है। ये दो प्लासेंटा के ऐसे कंडीशन है जिसमें ज़्यादातर इन कंडीशन की वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है प्लासेंटा प्रीविया ना। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो प्लासेंटा है वो यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे इम्प्लांट हो जाता है। इसकी वजह से जब प्रेगनेंसी एडवांस होती है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेच होता है तो प्लासेंटा का सेपरेशन हो जाता है अटैचमेंट यूट्राइन वॉल से, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा है एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा क्या कंडीशन क्या है ना। एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा जहाँ पे प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा हो जाता है, यानी नॉर्मली प्लासेंटा जो होता है वो डिलीवरी के बाद यानी बच्चा पैदा होने के बाद सेपरेट होता है, लेकिन इस केस में एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा में क्या होता है ना, प्लासेंटा का कुछ हिस्सा पहले ही प्री मैच्योर सेपरेट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो ये दोनों मुख्य कारण हैं। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है ना, एबनॉर्मल प्लासेंटेशन। एबनॉर्मल प्लासेंटेशन का मतलब क्या है, यानी जिस समय गर्भ ठहरता है उसी समय अगर प्लासेंटा तैयार होते समय अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया तो उसको एबनॉर्मल प्लासेंटेशन कहते हैं। अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया प्लासेंटा के बनावट के समय तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसको कहा जाता है कि एबनॉर्मल प्लासेंटेशन। एबनॉर्मल प्लासेंटेशन के अलावा और क्या रीज़न है, वसा प्रीविया। वसा प्रीविया क्या कंडीशन होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन होता है, लेस देन 1% केसेस इस वजह से होते हैं। और इसमें क्या होता है अपना प्रेजेंस ऑफ अनप्रोटेक्टेड अम्बिलिकल ब्लड वेसल जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ये बहुत रेयर कंडीशन है। तो ये 4 कॉज हैं जिसमें मुख्य 2 कारण हैं, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि कितने APH कितने प्रकार के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीपैटर्न हेमरेज। देखिए, एंटीपैटर्न हेमरेज मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला है प्लासेंटा प्रीविया एंड दूसरा है एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। देखिए, ये दोनों इसके कॉज में भी थे और इसके टाइप्स में भी यही 2 टाइप्स हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया किसको कहते हैं। तो when the placenta is implanted in the lower uterine segment it is called as placenta previa। इसका मतलब है कि अगर प्लासेंटा यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है तो उसको हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लासेंटा प्रीविया में होता क्या है ना, जब जनरली प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते के बाद यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर से यूट्रस का जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो स्ट्रेच होता है, और जब स्ट्रेच होता है और जितना प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करता है तो उस स्ट्रेचिंग की वजह से आपका क्या होता है ना, ब्लीडिंग होता है, हेमरेज के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो
इस वजह से प्लासेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है। इन लेट प्रेगनेंसी में यही प्लासेंटा प्रीविया बहुत हैवी ब्लीडिंग कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस आपका इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया में भी कितने टाइप्स के प्लासेंटा प्रीविया हैं। देखिए प्लासेंटा प्रीविया भी अलग अलग है, इसके टाइप्स हैं, लेकिन इसके टाइप्स को बताने से पहले मैं आपको स्लाइड के हेल्प से आपको बता देना चाहती हूँ कि नॉर्मल प्लासेंटा में प्लासेंटा का लोकेशन कहाँ रहता है और प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा का लोकेशन कहाँ रहता है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बैठ जाएगी कि अपर यूट्राइन सेगमेंट क्या चीज़ है एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या चीज़ है। चलिए अब स्लाइड से इस चीज़ को देखते हैं। जो स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे दो पिक्चर हैं। एक जगह पे लिखा है कि ये नॉर्मल प्लासेंटा है, दूसरी जगह पे लिखा है कि ये प्लासेंटा प्रीविया है। तो देखिए नॉर्मल प्लासेंटा में आप देख रहे हैं प्लासेंटा जो है वो यूट्रस में यानी गर्भाशय के ऊपर की तरफ अटैच है, इम्प्लांट है। और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि प्लासेंटा यूट्रस के लोअर हिस्से में, निचले वाले हिस्से में अटैच है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको सेकंड पिक्चर में जो जहाँ नीचे प्लासेंटा अटैच है उसको हम लोग इस कंडीशन को प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, और यूट्रस के नीचे पोर्शन को हम लोग लोअर यूट्राइन सेगमेंट कहते हैं, और यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग अपर यूट्राइन सेगमेंट कहते हैं। तो नॉर्मली प्लासेंटा का लोकेशन जो है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में होना चाहिए, चाहे वो एंटीरियर पोजीशन में हो या पोस्टीरियर पोजीशन में। लेकिन प्लासेंटा प्रीविया केस में ऐसा नहीं होता है। प्लासेंटा प्रीविया केस में जो प्लासेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इसी को हम लोग प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा कि नॉर्मल प्लासेंटा का कैसे पोजीशन रहता है और प्लासेंटा प्रीविया में कैसे पोजीशन रहता है। तो जैसे मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताया कि नॉर्मल प्लासेंटा का लोकेशन क्या रहता है और प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा का लोकेशन क्या रहता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया के कितने टाइप्स हैं। तो ये जो स्लाइड में शो करने जा रही हूँ इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया किसे कहते हैं, टाइप 2 किसे कहते हैं, टाइप 3 और टाइप 4, इन चारों में क्या डिफरेंस है और आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा प्लासेंटा प्रीविया किस टाइप की कैटेगरी में आता है। या इसको डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया भी कहा जाता है, यानी जो प्लासेंटा प्रीविया अगर किसी महिला का आप असेसमेंट कर रहे हैं तो आप इसको किस डिग्री ऑफ प्लासेंटा प्रीविया में कंसीडर करेंगे। तो चलिए इस स्लाइड की मदद से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया के। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया क्या है। टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया या जिसको लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। देखिए इसमें मेजर सेगमेंट प्लासेंटा का जो है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच रहता है, लेकिन जो लोअर मार्जिन है प्लासेंटा का वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक डीप हो जाता है, इसीलिए इसको लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस कहा जाता है और टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया में इसको कंसीडर किया जाता है। इस केस में टाइप 1 केस में देखिए वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत माइल्ड ब्लीडिंग होती है और इसमें बच्चा और माँ दोनों का कंडीशन अच्छा रहता है। तो टाइप 1 इतना सीवियर फॉर्म नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर लेके चलते हैं तो टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया में कोई भी महिला प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकती है और मेंटेन कर सकती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया या जिसको मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है, इसका देखिए इस केस में क्या हुआ है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें है कि प्लासेंटा का एक हिस्सा, एक मार्जिन जो है पूरा नीचे लोअर सेगमेंट इंटरनल सर्वाइकल ऑस तक आ गया है, लेकिन ये इसको कवर नहीं करता है। उसका मार्जिन जो है वो इंटरनल ऑस तक रीच हो गया है, लेकिन ये इसको कवर नहीं करता है। और टाइप 2 केस में भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर उसी केस में अगर इस यहाँ पे प्लासेंटा जो है पोस्टीरियर पोर्शन में अटैच नहीं होकर एंटीरियर पोर्शन में अटैच रहता है यूट्रस के, तब इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। और इसमें भी ब्लड लॉस मॉडरेट होता है और फिटल हाइपोक्सिया इस केस में यहाँ पे में भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिटल कंडीशन यहाँ पे अच्छी भी रह सकती है या कभी कभार फिटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है। इसके बाद टाइप 3 केस में जाते हैं। टाइप 3 देखिए जो है इसको
पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है। और ये प्लासेंटा प्रीविया जो है ये इस प्रकार का प्लासेंटा प्रीविया है जो कि पार्शियली आपके इंटरनल ओस को कवर कर देता है। और यहाँ पे इस केस में वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हेमरेज होने के चांस रहते हैं, बहुत सीवियर हेमरेज होने के चांस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग वजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करते हैं। ये टाइप 3 प्लासेंटा प्रीविया इसको कहा जाता है। इसके बाद देखिए टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया है। टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया जो है इसको बोला जाता है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। ये पूरी तरीके से एंटायरली इसने इंटरनल ऑस को जो है पूरी तरीके से कवर करके रखा है। और इसमें तो वेजाइनल डिलीवरी के बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर हेमरेज करेगा और इसमें बच्चा और माँ दोनों की जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए टाइप 4 जो है ये बहुत सीवियर फॉर्म है। टाइप 3 देखिए, याद रखिए एक बात, टाइप 3 और टाइप 4 ये दोनों जो हैं ये प्लासेंटा प्रीविया के सीवियर फॉर्म हैं। इनको हम लोग नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन टाइप 1 में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और टाइप 2 में भी पॉसिबल है, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर के साथ इसमें भी पॉसिबल है। तो इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 माइल्ड प्लासेंटा प्रीविया में लिया जाता है और टाइप 3 टाइप 4 को सीवियर फॉर्म ऑफ प्लासेंटा प्रीविया में लिया जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं अब इसके साइन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला साइन प्लासेंटा प्रीविया का क्या है ना, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। और ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जो है ये मोस्ट ऑफनली नाइट में रहता है और इसके साथ जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का रहता है क्योंकि ये फ्रेश ब्लीडिंग है, इस वजह से इसका कलर बहुत ब्राइट रहता है। और अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें यहाँ पर हमें यूट्रस ना टेंडर और ना ही टेंस महसूस होता है। ये यूट्रस काफ़ी सॉफ्ट और रिलैक्स रहता है। और इसके साथ ही हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये भी पता चल जाता है कि जो लाई है वो बहुत अनस्टेबल रहता है और ज़्यादातर चांसेस है कि इस ऐसी प्लासेंटा प्रीविया के कंडीशन में हमें बच्चे जो हैं वो माल प्रेजेंटेशन केसेस हमें ज़्यादा मिलते हैं। और इसके साथ अगर हम बच्चे का कंडीशन चेक करेंगे तो हो सकता है कि आप जब FHS चेक करें तो आपको वहाँ पे फिटल हाइपोक्सिया कंडीशन दिखे। तो ये जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स है। इसके बाद चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया ये है या नहीं। देखिए, हम साइंस से तो पता ही कर सकते हैं कि ये प्लासेंटा प्रीविया केस है, लेकिन फिर भी हमें एक डेफिनाइट डायग्नोसिस चाहिए। तो डेफिनाइट डायग्नोसिस में 2 चीज़ आती हैं, एक है वेजाइनल एग्जामिनेशन, दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी या प्लासेंटाग्राफी। देखिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन को आजकल बंद कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि आप वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान आप ज़्यादा इंज्योर कर दें प्लासेंटा को, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि प्लासेंटा प्रीविया जो है ये ऐसा कंडीशन है जिसमें कि प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में आके इम्प्लांट होता है। तो जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे फिंगर से प्लासेंटा जो है वो ज़्यादा इंज्योर हो सकता है और उससे माँ को ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी। इसीलिए वेजाइनल एग्जामिनेशन को अब बंद कर दिया गया है। हाँ, इसके बाद हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। देखिए, ये बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो इसमें हमें यूट्रस में दिखेगा कि प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट है। अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट है तो इससे हमें समझ जाना है कि ये प्लासेंटा प्रीविया का केस है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम कैसे प्लासेंटा प्रीविया केस को मैनेज करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द प्लासेंटा प्रीविया केसेस। तो प्लासेंटा प्रीविया को मैनेज करने के लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस इनिशियल स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है कि असेसमेंट ऑफ जनरल कंडीशन ऑफ मदर, जिसमें हम मदर की जनरल कंडीशन को चेक करते हैं, उसके कॉन्शियस लेवल को, उसके वाइटल साइंस को चेक करते हैं और प्लस उसमें हमें माँ का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका है इसमें कि आप चेक करेंगे फिटल स्टेटस, यानी बच्चे की भ्रूण की स्थिति अच्छी है या बुरी है, उसको आपको चेक करना है। एंड उसका नेक्स्ट स्टेप है आपका कि असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस। हम असेस करेंगे कि माँ को ब्लड लॉस कितना हुआ है, यानी माइल्ड हेमरेज है, मॉडरेट हेमरेज है या सीवियर हेमरेज है, ये चेक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम IV लाइन एस्टैब्लिश करेंगे मदर का, जिसमें वाइट बोर्ड निडल का यूज़ करेंगे, कैन्युला का यूज़ करेंगे, ताकि जिसमें हम हाई स्पीड में माँ को IV फ्लूइड चढ़ा सकें या ज़रूरत पड़े तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकें। और जब हम IV लाइन एस्टैब्लिश कर लेंगे उसके बाद सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ब्लड टेस्ट के लिए भेज देंगे, जिसमें RH टाइपिंग, ग्रुपिंग एंड प्लस हम ब्लड ग्रुप क्या है वो चेक करेंगे और इसके साथ हेमोग्लोबिन लेवल और हेमाटोक्रिट लेवल का भी चेक करेंगे।
ताकि हम माँ का हेमोग्लोबिन लेवल कितना है वो एग्जैक्टली जान पाएँ, क्योंकि एनीमिक अगर मदर है तो इसमें रिस्क और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप में क्या है ना, हम इसके बाद इन्फ्यूज करेंगे RL या NS, जो भी IV फ्लूइड आपके पास है। तो फर्स्ट चॉइस आपका RL और NS रहना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप DNS चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके इनिशियल स्टेप्स थे मैनेजमेंट में। इनिशियल स्टेप्स के बाद जो प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट है उसको दो एस्पेक्ट में बांट दिया गया है। एक है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, दूसरा है एक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट तभी किसी महिला को दिया जाता है जहाँ ये देखा जाता है कि माँ जो है वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक से कम है, यानी प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक से कम है, यानी उसका प्रेगनेंसी पूरा नहीं हुआ है। और इसके साथ ही माँ को कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, यानी नो एक्टिव ब्लीडिंग साइंस आपको नहीं है माँ में, और मदर जो है वो स्टेबल है और मदर के साथ बच्चा भी स्टेबल है, यानी फिटल हाइपोक्सिया नहीं है। उसी केस में हम एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट का मेन एम रहता है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें ताकि फिटल मैच्योरिटी के लिए बच्चे को एनफ टाइम मिले माँ के गर्भाशय के अंदर। यही मेन एम है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट का। ये एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं? देखिए, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में हमें मेनली महिलाओं को ज़्यादा बेड रेस्ट देना है, और उसके साथ ही हमें पीरियडिक असेसमेंट करना है ब्लीडिंग का, कि ज़्यादा ब्लीडिंग मदर को नहीं हो, और हमें इसके साथ एनीमिया का करेक्शन भी करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सके किसी भी प्रकार के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए हम एनीमिया का करेक्शन करेंगे। और उसके साथ ही स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं। स्टेरॉयड थेरेपी देखिए, याद रखिएगा, हम तभी देंगे अगर प्रेगनेंसी महिला की 34 वीक्स से कम है, और अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो उस केस में स्टेरॉयड थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो महिला है वो हॉस्पिटल के पास ही रहे, ताकि अगर कभी भी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देने के दौरान अगर कभी भी उसकी स्थिति बिगड़ती है तो वो इमीडिएटली हॉस्पिटल आ सके। इसीलिए उसको ज़्यादा बेहतर होगा कि वो हॉस्पिटल के आसपास ही रहे। तो ये था एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में। और एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट हम लोग 37 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं, और जब 37 वीक्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर्स इसमें कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट देते हैं। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करते हैं। देखिए, एक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे मैंने एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताया, वैसे ही एक्टिव इंटरफेरेंस क्या है ना, एक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहाँ पे मदर में अगर ऐसा केस आया जहाँ पे माँ को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक से ज़्यादा है, और पेशेंट लेबर में है, फिटल हार्ट साउंड आदो FHS में हाइपोक्सिया है यानी फिटल डिस्ट्रेस है, या फिटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, या इंट्रायूट्राइन डेथ है। तो ऐसे केसेस में हम एक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। और एक्टिव इंटरफेरेंस में करते क्या है ना, हम लोग डेफिनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट में था कि हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करके 37 वीक्स तक ले जाएं, और एक्टिव इंटरफेरेंस क्या है ना, उसमें ऐसा कंडीशन रहता है अगर आपको मतलब प्रेगनेंसी 37 वीक से ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लड लॉस हो रहा है, या बच्चे का जो है कंडीशन गुड नहीं है, तो हम सीधा डेफिनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो अब जानते हैं कि डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, डेफिनेट ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन हैं। पहला है कि हम लोग इसमें ARM करते हैं विथ और विदाउट ऑक्सीटोसिन, यानी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, यानी हम लोग लेबर का इंडक्शन कर देते हैं। हम लोग लेबर पेन चाहे महिला को शुरू हो या नहीं, हम लोग इंड्यूस करते हैं लेबर, जिसमें हम लोग एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, और उसमें आप हो सकता है कि आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑक्सीटोसिन ना दें। या तो हम ARM करते हैं और या तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो अगर एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद अगर माँ का कंडीशन स्टेबल है और बच्चे का फिटल का FHS भी गुड है और लेबर प्रोग्रेस अच्छे से कर रहा है, तो हम वेजिनल डिलीवरी कर लेंगे। और अगर ऐसा केस है कि ARM करने के बाद माँ का कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है या बच्चे का कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, तब हम सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं। और अगर प्लासेंटा प्रीविया आपका टाइप 3 या टाइप 4 है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको सिजेरियन
के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वेजाइनल डिलीवरी के लिए वेट करना और रिस्क हो सकता है, इसीलिए उसमें डायरेक्टली हम लोग सिजेरियन कर देंगे। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। चलिए अब देखते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया की वजह से माँ को और बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है आपका माँ शॉक में जा सकती है, या माँ को प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, या प्री मैच्योर आपका मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, या सर्विक्स का डायलेटेशन स्लो हो सकता है, या आपको इंक्रीज रिस्क ऑफ PPH भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन एंटीपर्टम हेमरेज की अगर कोई महिला है तो उसको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, ये सारे खतरे होने के उसको चांसेस है। और बच्चे में क्या खतरे हैं ना, बच्चे में सबसे पहला खतरा है कि बच्चा जो है वो हाइपोक्सिया में जा सकता है, यानी फटल डिस्ट्रेस में जा सकता है। हो सकता है कि उसकी इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो जाए, या प्री मैच्योर बर्थ भी हो जाए, या बच्चा जो है वो LBW भी पैदा हो सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, खतरे हैं, ये बच्चे को होते हैं अगर किसी को प्लासेंटा प्रीविया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एबिलिटी ऑफ प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप आपको आज पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप अपना कमेंट्स लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।